आज एटम्स का दूसरा लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग थॉमसन्स का मॉडल को देखे थे। थॉमसन्स के मॉडल में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए उन्हीं का स्टूडेंट रदरफोर्ड का मॉडल को आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। आज रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में समझते हैं। इसमें एक वर्ड आया अल्फा पार्टिकल, तो पहले समझते हैं ये अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है। अल्फा पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। मतलब अगर एक हीलियम का एटम है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें बीच में इसके जो न्यूक्लियस होंगे 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो ये बनेगा He++ या फिर He2+। तो ये जो He2+ है इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल्स। इसका सिंबल कुछ ऐसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होगा, इस अल्फा पार्टिकल्स में चार्ज जैसे आपको दिख रहा है कि 2 प्रोटॉन बचेंगे, तो इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 2, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 2e के बराबर, और जो इसका मास होगा वो मास होगा नियरली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास। तो नियरली इसका जो मास होता है वो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद बनता है। हीलियम का न्यूक्लियस बेसिकली बचा, में जो चार्ज होगा वो 2e का चार्ज होगा और जो मास होगा वो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन होगा। मतलब प्रोटॉन के मास के 4 गुना होगा। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है। अब इसमें आगे देखते हैं। रदरफोर्ड और उसके टीम, कुछ उसके एसोसिएट थे, गाइगर और मार्सडन, ये सब मिलके जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। उन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थिन गोल्ड फॉइल को सजेस्ट किया। गोल्ड फॉइल को सजेस्ट किया। हम लोग जानते हैं गोल्ड जिसका कि एटॉमिक नंबर Z = 79 होता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल को सजेस्ट किया और रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। चलिए इसमें आगे फिर फर्दर देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले समझते हैं कि एक एक पार्ट चीज में है क्या। सबसे पहले यहाँ एक दिख रहा है, ये सोर्स है। ये सोर्स किसका है सर? ये सोर्स अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, और ये सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये आगे तरफ मूव कर रहा है। 2 कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर का काम है बीम को कॉलीमेट करना, मतलब बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो वो रैंडम डायरेक्शन में निकलेंगे, हमको पता नहीं किधर निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे कि एक डायरेक्शन में आप जाओ। एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करवाने के लिए हम ये लेड का ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो और यहाँ पे बीच में गैप होता है, इस गैप से ये आराम से आगे तरफ जा सकता है। ये आगे तरफ मूव करते हुए गोल्ड का फॉयल आपको दिख रहा है, ये जो गोल्ड का फॉयल है, इस गोल्ड के फॉयल में वो जाके इंसिडेंट होता है, बम्बार्ड करवाते हैं। और एक सर्कुलर स्क्रीन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जिंक सल्फेट का एक सर्कुलर स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है। ये पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे, एक स्ट्रेट पाथ उसको दिया जाएगा और जाके गोल्ड फॉयल में इंसिडेंट करेंगे, स्कैटर करेंगे, और ये जो सर्कुलर स्क्रीन है जिंक सल्फेट का, इसमें वो जाके इंसिडेंट करेंगे। और यहाँ पे एक डिटेक्टर है जो मूव कर सकता है, और ये एक माइक्रोस्कोप होता है जो कि इधर उधर यहाँ से इधर उधर मूव करेगा और हर जगह चेक करेगा कि कहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आके टक्कर मारा, उस स्क्रीन में आके इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज को देखते हैं, ZnS। ZnS का मतलब है जिंक सल्फेट। हम लोग जिंक सल्फेट का इस्तेमाल एक फ्लोरोसेंट मटेरियल के तौर पे करते हैं। ये टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स ये जो कोटेड ब्लैक कलर का कोटेड सरफेस है, इस कोटेड सरफेस में आके इंसिडेंट होगा, क्या होगा कि यहाँ पर एक छोटे छोटे फ्लैशेस ऑफ लाइट्स दिखेंगे, सिंसिलेशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा,
उस लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर है, और ये डिटेक्टर इधर उधर मूव करके उसको डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे वो ज्यादा आ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ डिटेक्ट हो रहा है, बेसिकली इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, इसमें फिर आगे देखते हैं। तो जो इसका वर्किंग है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स के बीम को हम इंसिडेंट करें, इसको अल्फा पार्टिकल के बीम इधर आगे तरफ बढ़ रहे हैं और ये गोल्ड फॉइल में इंसिडेंट होंगे, गोल्ड फॉइल में इंसिडेंट होने के बाद वो स्कैटर होंगे, और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है जिंक सल्फेट का, इसमें वो इंसिडेंट होंगे, ये जो डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करेंगे। जब ये सारा काम हो गया तो सर अब ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग सबसे पहले कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुआ, फिर इसका क्या कंक्लूजन निकला। तो ये दो पार्ट हम लोग को इसमें पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इज, जो हमारे इसको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है ऑब्जर्वेशंस, और इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ना है इसमें जो वो पढ़ना है कंक्लूजन्स। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया और क्या क्या कंक्लूजन वो निकाले। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ एक ऑब्जर्वेशंस, कुछ एक ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज हुआ, उसको पहले समझते हैं, फिर उससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड और उनके टीम मिलके, उनके जो एसोसिएट्स थे सारे मिलके, तो फर्स्ट नंबर जो ऑब्जर्व किया, वो जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि उनका ये कहना था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, मेजर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए। मतलब जैसे ही वो यहां से आगे बढ़ रहे थे, जैसे ये आगे तरफ बढ़ रहे थे, आगे तरफ बढ़ रहे थे, ये मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इस फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली पास करके, मतलब मेजर जो स्पॉट मिला वो हमको इस पोर्शन में मिला। ये फर्स्ट जो था वो उसका जो वो ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट रदरफोर्ड ऑब्जर्व किया वो ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो जाके यहां पे इंसिडेंट हुए। इसके बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए वेरी स्मॉल एंगल्स थे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्मॉल एंगल से, वो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम एंगल से ये मतलब डिफ्लेक्ट हुए। तो इसमें होगा डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट किए, ये ऑब्जर्व कर रहे थे। थर्ड उसने क्या ऑब्जर्व किया, थर्ड जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट किए लार्ज एंगल से। लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स इधर जा रहे थे, हो सकता है वो इधर मुड़ गए, हो सकता है वो ऐसे जा से इधर यहाँ पे मुड़ गए, और कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहां से जाने के बाद वो अपने ही पाथ को रिट्रेस बैक कर गया, वो जिस पाथ में जा रहा था गया और फिर घूम के उसी पाथ में वापस आ गया। तो ये कुछ मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन है कि क्या वो ऑब्जर्व किया। हम एक बार फिर बता रहे हैं, ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गया। इसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट किए बहुत स्मॉल एंगल से, वो डिफ्लेक्टेड किए वो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किए। कुछ तो ऐसे भी थे 8000 में से एक कि जो उसी पाथ को वापस रिट्रेस बैक कर गया। ठीक है, ये और इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि ये ऑब्जर्वेशन, ये एन थीटा क्या है सर, एन थीटा है, इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस पॉइंट तक पहुंचेगा, यहां तक कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया रीच कर रहा है स्क्रीन में थीटा के साथ, वो ये देखा गया। ये देखा गया, इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि ये डिपेंड कर रहा था थीटा के ऊपर। किस प्रकार से कि सर थीटा, यहां देखिए थीटा 0 डिग्री से 2, 5, 10 डिग्री तक जो है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, फिर जैसे जैसे थीटा आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते जा रहे हैं। तो जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स था, है ना, जो स्कैटर्ड पार्टिकल था वो जब एंगल कम था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा थे, एंगल जैसे जैसे वो स्कैटर्ड एंगल बढ़ना शुरू हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटना शुरू हुए, मतलब कम थे। क्योंकि ये अभी देखें जस्ट यहाँ पे कि 8000 में से
ये अगर ये इसको देखें पूरा कि 8000 में से एक आध पार्टिकल्स ऐसे थे जो ज्यादा डिफ्लेक्ट किए, और यहाँ पे भी ये हम लोग सेकंड पॉइंट में देखे थे कि डिफ्लेक्ट किए बहुत ज्यादा एंगल से, सॉरी वेरी स्मॉल एंगल के साथ। और फर्स्ट में जो पॉइंट था उस पॉइंट को फिर देखते हैं। ये पॉइंट क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए। इसको हम लोग समझते हैं, इस ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ, अब देखिए इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम यहाँ लिख दिए हैं, आराम से आप इसको नोट डाउन करके रखिए। ऑब्जर्वेशंस पूछता है, इसका जो कंक्लूजन आया वो पूछता है। तो हमारा आज का जो मेन है कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया और क्या कंक्लूजन निकला। तो जैसे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम बताएं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या था कि वो स्ट्रेट पास कर गए, मतलब अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए गोल्ड फॉइल से। सेकंड नंबर क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि बहुत कम स्कैटर किए, बहुत कम एंगल से स्कैटर किए। और थर्ड पॉइंट ये था कि अब फ्यू 8000 में से एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा एंगल से स्कैटर किए। और ये भी है कि सम ऑफ देम, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिट्रेस बैक कर गए अपने ही पाथ को, मतलब वो इस प्रकार से जा रहे थे और वापस उसी पाथ में वो फिर वापस मुड़ गए, है ना। ये इस प्रकार से जा रहे थे और वापस उसी पाथ से वो वापस मुड़ गए। इससे जो ऑब्जर्व हुआ, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस आता है उससे फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ तो कंक्लूड करेंगे कि इसमें क्या एक्चुअल में होता होगा जिसके कारण ये चीज हो रहा था। तो फर्स्ट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास कर गए, इसका मतलब वो ये कंक्लूड किए कि मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। पूरी एटम क्या है, मोस्ट पार्ट उसका क्या है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है। सेकंड नंबर में जो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत स्मॉल एंगल से स्कैटर किए। इसमें क्या कंक्लूजन निकला, और यहां से हम चीज को कुछ समझते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, क्योंकि वो तो अल्फा पार्टिकल हम लोग बोले पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e होता है, ठीक है ना। और वो हेवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से वो भारी भी है। तो वो उसको कोई ऐसा चीज ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है उसको। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि अल्फा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर दिया, अट्रैक्ट या रिपेल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे वो ये कंक्लूड किया, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है सर कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मास, वो दो चीज इसमें कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो एटम्स है, एटम के बीच में क्या बोला कि जो बीच में एक पोर्शन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और मोस्ट ऑफ द मास उसी जगह पे कंसेंट्रेटेड है, और इस जगह का नाम क्या रखा उन्होंने, न्यूक्लियस। तो यहां पे एक वर्ड भी आता है कि सर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो न्यूक्लियस का खोज किया था रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने। ये यहां समझे, ये जो ऑब्जर्व किया, इसे जो कंक्लूड किया, इसमें हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि मोस्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन था ये बता रहा था कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिस जगह को उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस बताया। तो ये, और हम लोग को ये एक नंबर में सवाल पूछता भी है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड वाज द वन जो डिस्कवर किए थे और न्यूक्लियस का। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपना पाथ को रिट्रेस बैक कर गए, जिधर से वो जा रहे थे उसी पाथ को वो फिर वापस मतलब फॉलो किए। ये कैसे हुआ, इसमें वो क्या कंक्लूड किए, इसमें ये बताएं कि अगर इसको इस प्रकार से देखते हैं कि यहां से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस है और जो कि एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है 2e का, प्लस 2e का। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिटार्ड करेगा। हम लोग जानते हैं कूलम्ब फोर्स से कि ये प्लस और ये प्लस दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ इसका मास ज्यादा है तो ये इसको पीछे तरफ धक्का देगा। अब ये इसमें क्या कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ जैसे ही जा रहा है ये प्लस चार्ज वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये जैसे ही आगे तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो रिपेल कर रहा है, जैसे ही वो आगे तरफ बढ़ रहा है एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, घटते एक पॉइंट आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 होगा और वापस वो उसी पाथ में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, वो पाथ को रिट्रेस बैक कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी ये जो कंक्लूजन आया, इस कंक्लूजन से वो ये बताएं, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब हम लोग पढ़ेंगे वो वहां पे इसी थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे
कि एक प्लस चार्ज, एक मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आगे तरफ बढ़ते हुए उसके जो मतलब न्यूक्लियस है उसके तरफ जाएंगे, जाने के बाद उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के बाद अपना ही पाथ को वो वापस रिट्रेस बैक करेगा। इसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एक अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था जे थॉमसन। जो न्यूक्लियस है इसका डिस्कवर कौन किया था? रदरफोर्ड। एक आध चीज जो और इसमें पूछता है वो ये है कि साइज ऑफ एन एटम ये किस रेंज का होता है? साइज ऑफ द एटम वो जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होता है। इसका मतलब नियरली 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। अगर यही पूछे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है तो इसको हम लोग आगे के जो वीडियो होंगे उसमें देखेंगे और वो निकल के आता है 1 फेर्मी के आसपास, जो कि होता है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपैक्ट पैरामीटर क्या है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू।